प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के लिए सेकंड पेपर के लिए व्याख्यानों की जो क्रम चल रहा है, उसी क्रम में ये हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, इसको लेकर के ये तीसरा व्याख्यान। इस तीसरे व्याख्यान में हम आज चर्चा करेंगे। पिछले 2 व्याख्यानों में तो हमने आधुनिक काल के पूर्व समय में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास देखा था कि आधुनिक काल के पूर्व आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में किस तरह से कितनी सी मात्रा में गद्य मिलता है और उसने किस तरह से आगे जाकर के प्रगति की। इसी क्रम में अब इस तीसरे व्याख्यान में देखेंगे आधुनिक काल में खड़ी बोली के गद्य का विकास। तो आधुनिक काल में जब गद्य का, हिंदी साहित्य के गद्य के बारे में विचार करते हैं तो उसमें 2 प्रमुख व्यक्तित्व उभर कर सामने आते हैं। एक तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नाम है, राजा, उनकी उपाधि थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और दूसरे है राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार निकाला और 1856 ईस्वी में उनकी नियुक्ति सरकारी शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर हो गई। और इस पद पर रहते हुए उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति के लक्ष्य से विभिन्न विषय की पुस्तकें आदि लिखी। प्रारंभ में उन्होंने परिष्कृत हिंदी का प्रयोग किया, किंतु सरकारी अधिकारियों के प्रभाव से उनका झुकाव धीरे धीरे उर्दू या उर्दू मिश्रित हिंदी की ओर हो गया और इस तरह धीरे धीरे वे उर्दू के पक्षपाती हो गए। उनके आरंभिक ग्रंथों में का नाम उन्होंने जो लिखे, उनके नाम में आपको गिनाना चाहूंगा। मानव धर्मसार, योगावशिष्ट के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, फिर चौथी किताब है भूगोल अस्तामलक, अगली है बामा मनोरंजन, फिर है आलसियों का कोड़ा और राजा भोज का सपना। ये उनके राजा भोज का सपना जो है बहुत महत्वपूर्ण कृति थी। शुरुआत में जिसकी 1850 ईस्वी से हिंदी साहित्य मानी जाती है, उसमें राजा शिव प्रसाद के बाद में दूसरे थे राजा लक्ष्मण सिंह। मैंने ऊपर बताया कि राजा शिव प्रसाद जी जो थे वो बाद में जाकर के उर्दू के समर्थक हो गए थे। इसके विपरीत लक्ष्मण सिंह विशुद्ध हिंदी के समर्थक थे। अतः उन्होंने राजा शिव प्रसाद की उपयोग स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि हिंदी और उर्दू 2 अलग अलग बोलियां हैं। ये लक्ष्मण सिंह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अन्यथा राजा शिव प्रसाद ने दोनों को एक मान करके और फिर उर्दू का पक्ष लेकर के हिंदी के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदी और उर्दू 2 अलग अलग भाषाएं हैं तथा आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए। अपने इसी दृष्टिकोण के अनुरूप उन्होंने कालिदास के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। जैसे मेघदूत का अनुवाद उन्होंने किया, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का उन्होंने अनुवाद किया, कालिदास के महाकाव्य रघुवंश का उन्होंने अनुवाद किया। इसमें उन्होंने गद्य को खड़ी बोली के पद को ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया। फिर उनकी गद्य शैली पर भी ब्रज भाषा का किंचित प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी उनका जो अनुवाद था वो खड़ी बोली में तो किया था, लेकिन वो ब्रज भाषा का उस पर प्रभाव था। तो दोनों जो थे आधुनिक काल में जो हिंदी की गद्य की शुरुआत होती है, उसके दोनों प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उसके बाद जिन व्यक्तियों का हिंदी गद्य के विकास में या जिन संस्थाओं का हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनकी चर्चा अब हम आगे करते हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है और वो है आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज को देश धर्म समाज शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सुधार करना था। आर्य समाज के नेताओं ने धर्म और समाज के क्षेत्र में प्रचलित रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंडों आदि का खंडन करके धर्म और सदाचार के रूप को प्रकाशित किया। इससे क्या हुआ? इससे भारतीय समाज में जागृति की एक नई लहर और बौद्धिक चेतना की एक नई लहर आई और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये इन्होंने हिंदी में लिखी। वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती थे और वो संस्कृत के उद्भट विद्वान थे,
फिर भी उन्होंने हिंदी के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। ये इसका प्रथम संस्करण 1875 ईस्वी में, द्वितीय संस्करण 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 14 समुल्लास हैं, अध्यायों को समुल्लास कहते हैं, जिनमें वैदिक धर्म की व्याख्या के अनंतर विभिन्न वेद विरोधी संप्रदायों का इन्होंने खंडन किया है। आगे चलकर आर्य समाज ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, शास्त्रार्थों, प्रवचनों, उपदेशों, जीवन चरित्रों, निबंधों, अनुवाद ग्रंथों, पाठ्य पुस्तकों, उपन्यासों आदि के रूप में इतना साहित्य लिखा कि हिंदी भाषा और साहित्य को उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण देन है। वस्तुतः आर्य समाज ने हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं और उसके माध्यमों को अपने प्रचार का साधन मानते हुए हिंदी गद्य साहित्य की उन्नति में पर्याप्त योग दिया। उसने न केवल संस्कृत की तत्सम शब्दावली को अपनाकर खड़ी बोली के शब्द भंडार में अभिवृद्धि की, अपितु तर्कपूर्ण शैली का विकास करके उसे बौद्धिक, उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि तर्कयुक्त भाषा का प्रयोग किया, तर्कयुक्त शैली का प्रयोग किया। गद्य के लिए जिस तरह की बौद्धिकता, तार्किकता, सूक्ष्मता और प्रभावपूर्णता की आवश्यकता थी, वो आर्य समाज ने हिंदी गद्य को दी। ये आर्य समाज की हिंदी गद्य को महत्वपूर्ण देन थी। अब हम आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और अन्य लेखकों पर कि जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती एवं उनके अनुयायी धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधार कार्य कर रहे थे, ठीक उसी समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र नई क्रांति का सूत्रधार कर रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने अल्प जीवन काल में, मात्र उनको 35 वर्ष की आयु मिली थी, उन्होंने अद्भुत कार्य किया। उन्होंने गद्य शैली को परिमार्जित और परिष्कृत किया। दूसरी ओर उन्होंने निबंध, नाटक, इतिहास, आलोचना, संस्मरण, यात्रा विवरण आदि गद्य रूपों की परंपरा का प्रवर्तन पहली बार हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। अब का एक सामान्य प्रकार का गद्य लिखा जा रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही वो व्यक्ति थे, इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हिंदी में निबंध लिखे, हिंदी नाटक लिखे, इतिहास की पुस्तक लिखी, आलोचना लिखी, इतिहास की पुस्तक लिखी, आलोचना लिखी, संस्मरण लिखे और यात्रा विवरण लिखे। और एक तो जैसा कि भारतेंदु की गद्य शैली अत्यंत व्यवहारिक और हिंदी की मूल प्रकृति के अनुकूल है, उन्होंने न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का अनावश्यक प्रयोग किया और न ही उनका बहिष्कार किया, और तद्भव शब्दों का उन्होंने यथोचित प्रयोग किया। इसी प्रकार उर्दू फारसी शब्दों के प्रयोग पर भी उन्होंने संतुलित दृष्टि का परिचय दिया और विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के शब्दों और ब्रज भाषा के उपयुक्त शब्दों से भी उनकी भाषा युक्त है। उन्होंने विषय वस्तु, भाव विशेष और रूप विशेष के अनुसार विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया और इस प्रकार उनके नाटकों में शैली समीक्षात्मक लेखों की शैली से इतनी भिन्न है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास को एक बार तो ये कहना पड़ा कि उनका नाटक संबंधी समीक्षात्मक लेख किसी और का लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। उनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र के गद्य के मैं 2 नमूने यहाँ देने, तो चंद्रावली और अंधेर नगरी 2 महत्वपूर्ण उनकी नाटिका हैं और दोनों के उदाहरण में देना चाहूंगा कि कैसी अच्छी हिंदी गद्य की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। पहले चंद्रावली नाटिका का एक उदाहरण यहाँ उद्धृत कर रहा हूं, आप सुनिए। हाय प्यारे, हमारी ये दशा होती है और तुम तनिक नहीं ध्यान देते प्यारे, फिर ये शरीर कहाँ और हम तुम कहाँ। हाय नाथ, मैं अपने इन मनोरथों को किसको सुनाऊं और अपनी उमंगें कैसे निकालूं। प्यारे, रात छूटी है और स्वांग बहुत है। कितनी स्पष्ट हिंदी भारतेंदु की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र की कलम से हुई। दूसरा उदाहरण बोलचाल की भाषा का उनकी चर्चित नाटक अंधेर नगरी से मैं आपको एक उदाहरण उद्धृत करता हूं, आप इसको ध्यान से सुनें। बात यह है कि कल कोतवाल की फांसी को हुक्म हुआ था। जब फांसी देने उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। कि कारणों से ये स्पष्ट होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य को हिंदी गद्य को एक संतुलित दृष्टि प्रदान की, पहली देन। दूसरी महत्वपूर्ण उनकी देन ये थी कि उन्होंने
गद्य की विभिन्न विधाओं की शुरुआत की, जैसे निबंध, नाटक, आलोचना, कहानी, इनकी उन्होंने केवल उपन्यास को छोड़ करके इसकी उन्होंने शुरुआत की, और हिंदी गद्य जो है हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इसके बाद हम आते हैं भारतीय युग के अन्य लेखकों पर, जिन्होंने हिंदी गद्य को अपनी कलम से समृद्ध किया। उसमें मैं आपको कुछ नाम पहले गिनाता हूं कि प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतीय युग के एक रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, सुधाकर द्विवेदी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्रद्धाराम फिल्लोरी, काशीनाथ, किशोरीलाल गोस्वामी, बिहारीलाल चौबे, दामोदर शास्त्री आदि लेखकों ने हिंदी के गद्य में विभिन्न तरीके से योगदान दिया। और दो नाम में से उद्धृत करना चाहूंगा जो हिंदी भाषी ने थे। एक तो विदेशी थे, फिर भी उन्होंने हिंदी गद्य में, एक तो बंगाल के थे बाबू नवीन चंद्र राय ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, और उन्होंने हिंदी में अनेक पाठ पुस्तकों का प्रणयन किया था। एक पत्रिका, उसका नाम था ज्ञान प्रदायिनी, भी निकाली, और उन्होंने पंजाब में हिंदी के प्रचार का वो कार्य किया जो कोई हिंदी प्रदेश का विद्वान नहीं कर सका। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा फ्रेडरिक पिनकांट एक अंग्रेज थे, और अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने लंदन में बैठे बैठे हिंदी पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया, और भारतीय हरिश्चंद्र के भी प्रशंसक थे। इस भारतीय भक्त का देहांत भी लखनऊ में हुआ, और उन्होंने हिंदी के विकास और हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निकाली। अब हम बात करेंगे कि भारतीय, जिनमें से सामयिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर बराबर कुछ न कुछ लिखते थे, और कुछ लेखक उनमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषयों पर व्यंग्यपूर्ण लेख और नाटक लिखते थे। इन सब ने हिंदी गद्य को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। अब हम आते हैं हिंदी गद्य के परिष्कार के चरण पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी का परिष्कार। हिंदी गद्य के क्षेत्र में नई गति महावीर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसको गति दी और विभिन्न विधाओं का विकास किया, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा जो थी उसके लिखने का कोई मानक रूप नहीं था, और उसका भाषा के परिष्कार का, शुद्धिकरण का जो कार्य किया वो किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वे सन 1900 ईस्वी में सरस्वती एक पत्रिका निकलती थी उस समय, जो बहुत चर्चित होती थी, उसके संपादक नियुक्त हुए, और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी के साहित्यकारों का नेतृत्व करते हुए हिंदी गद्य और पद्य दोनों भाषाओं की न्यूनताओं और त्रुटियों का सुधार किया। उन्होंने पद्य क्षेत्र में तो खड़ी बोली के आंदोलन को दृढ़ किया, वहां गद्य क्षेत्र में क्या किया, भाषा की शुद्धता, शब्द रूप, एक रूपता, व्याकरण के दोष परिष्कार, इन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। गद्य के संबंध में उनके ये थे, उनका ये निर्णय थे कि विषयानुकूल, जनता के अनुकूल, शुद्ध और सरल शैली का प्रयोग करना। दूसरा होता था उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को स्वीकार करना। तीसरा होता था शब्द रूपों और प्रयोगों को निश्चित रूप प्रदान करते हुए भाषा में एक रूपता लाना। चौथा होता था भाषा की अभिव्यंजना शक्ति की अभिवृद्धि के लिए संस्कृत के सरल और उपयुक्त तत्सम शब्दों, लोकोक्तियों और मुहावरों था अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करना। और इसका प्रभाव ये पड़ा, इस नीति का न केवल उन्होंने स्वयं पालन किया अपितु दूसरों से भी करवाया। और उनके समय में विभिन्न लेखक एक ही शब्द को अनेक प्रकार से प्रयुक्त करते थे। जैसे इकलौता भी लिखते थे, एकलौता भी लिखते थे, तो उन्होंने इकलौता से कुटिलता भी लिखते थे, तो हु आ और हु या लिखते थे। तो इस प्रकार उन्होंने हिंदी के शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी का रहा। हिंदी का परिष्कार, उन्होंने हिंदी गद्य का परिष्कार किया, और उनके साथ जो अन्य लेखक हैं उनका नाम भी मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। वह हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गोपाल राम गहमेरी, गोविंद नारायण मिश्र, लाला भगवान दीन आदि। इन द्विवेदी के कवियों ने और लेखकों ने हिंदी के परिष्कार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी गद्य का प्रौढ़तम रूप
महावीर प्रसाद द्विवेदी के परवर्ती युग में आकर के फिर सामने आता है। उसके बाद में हिंदी जो है द्विवेदी के बाद जब शुक्ल युग आता है तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने चिंतामणि लिखी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने अशोक के फूल लिखे, डॉक्टर नगेंद्र के आस्था के चरण, महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, ये यहां आकर के हिंदी गद्य जो है अपने प्रौढ़तम रूप में सामने आया। और कथा साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक समस्याओं के चित्रण में मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, अमृतलाल नागर, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, भक्तिचरण वर्मा, ऐतिहासिक दृष्टि से डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र की आदर्श रचनाएं प्रस्तुत की। इसी प्रकार नाटक और एकांकी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंदास, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, ये वो लेखक थे जिन्होंने हिंदी की विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चला करके हिंदी गद्य को समृद्ध बनाया। इसी प्रकार जीवनी, आत्मकथा, रेडियो रूपक, रेखा चित्र, गद्य काव्य आदि के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य आज हो रहा है। इस प्रकार सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि 3 व्याख्यान मैंने हिंदी गद्य के उद्भव और विकास को लेकर के दिए और इससे स्पष्ट होता है कि आधुनिक काल किस तरह आदि काल से शुरुआत करते हुए ने एक कृति है जो रोड़ा कवि ने लिखी, फिर भक्ति काल में वैष्णव वार्ताएं, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, फिर रीति काल में किस तरह से हिंदी गद्य धीरे धीरे चलता हुआ आधुनिक काल में उसने भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके सारे हिंदी गद्य जो था वो आगे बढ़ा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले व्यक्ति थे, इस बात को मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने हिंदी गद्य की विविध विधाओं की शुरुआत की। उन्होंने नाटक लिखे, निबंध लिखे, संस्मरण लिखे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी विधाओं का जनक कहा जा सकता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी भाषा के शुद्धिकरण का पितामह कहा जा सकता है। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। इसी के साथ ये टॉपिक कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास जो आपके कोर्स में है वो पूरा होता है।